एपिलेप्सी यानी मिर्गी की बीमारी। यस, ब्रेन का जो फंक्शन है, जो कामकाज है, उसमें व्यत्यय आता है। पर कई ऐसे 20% या 30% पेशेंट हैं जिनको मिर्गी है, जो ये तमाम दवाइयाँ लेने के बावजूद भी उनको फिट चालू रहते हैं। एपिलेप्सी सर्जरी होती है, ये पहली बार सुना मैंने। तो ये क्यूरेटिव भी है। मतलब इसको हम सर्जिकल स्ट्राइक बोलेंगे। ऐसे लेज़र, तो लेज़र से भी आजकल ये लेज़र यूएस में और कुछ यूरोपियन सेंटर में यूज़ कर रहे हैं। लेज़र से वो पॉइंट आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। ओह ग्रेट। तो ये बहुत जल्दी पकड़ लेता है। तो ये ऑटोमेटिक, जिसको सर्वो कंट्रोल बोलते हैं, हमारे प्राचीन भारत में, हाँ जो मैंने अभी वेगस नर्व स्टिमुलेशन की बात की, हाँ हाँ। उस किस्म का योग जो है, योगा, योग, अच्छा। तो ये सारी नई ट्रीटमेंट्स हैं। तो ट्रीटमेंट्स तो हैं, पर लोगों ने आगे आना, ट्रीटमेंट के लिए आगे आना चाहिए, तो वो ट्रीटमेंट गैप कम होगा। नमस्ते, मैं अमरने, आपका पॉडकास्ट होस्ट, और आप सभी का स्वागत है एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी प्रेजेंटिंग न्यूरो पॉडकास्ट में, पावर्ड बाय लाइनक्स लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, ये न्यूरो पॉडकास्ट सीरीज का 6th पॉडकास्ट है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूअर ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर पीडियाट्रिक एपिलेप्सी। छोटे बच्चों के मिर्गी की बीमारी में नई ट्रीटमेंट्स क्या है और उसके आउटकम्स क्या है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। और इस विषय पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ थे पुणे महाराष्ट्र से सीनियर पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर नंदन यार्डी सर। हमने डॉक्टर नंदन यार्डी सर से डिस्कस किया कि एपिलेप्सी में ऐसे कुछ डाइट होते हैं जो बेसिकली एपिलेप्सी के कॉन्सिक्वेंसेस से हमें दूर रख सके, हमारे बच्चों को दूर रख सके। इज देयर एनी सर्जिकल ट्रीटमेंट एंड ऑप्शंस जो बेसिकली हमारी बच्चों की एपिलेप्सी पूरी तरह से क्योर कर सके, और ऐसी कोई मॉडर्न मेडिसिन अवेलेबल है जो एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में कारगर है? इन सारे विषयों पे हमने डॉक्टर नंदन यार्डी सर से डिस्कशन किया है। एपिलेप्सी के न्यूरो ट्रीटमेंट्स के बारे में जानने के लिए ये पॉडकास्ट अंत तक देखें। पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें, ताकि आपसे कोई पॉडकास्ट मिस ना हो। तो आइए शुरू करते हैं न्यूरो पॉडकास्ट विद डॉक्टर नंदन यार्डी सर। सर नमस्ते, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द पॉडकास्ट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिकली न्यूअर मेडिसिन्स इन एपिलेप्सी। हमें पता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिन ब दिन डेवलप होते जा रही है। हमने इससे पहले भी जो पॉडकास्ट किए उसमें बताया गया कि 20 साल पहले, 25 साल पहले जो चीज़ें नहीं थी, जो मेडिसिन्स नहीं थी, वो आज अवेलेबल है, और उससे जो एपिलेप्सी से पीड़ित बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी और आसान हो गई है। तो मुझे न्यूरो ट्रीटमेंट्स के तरफ जाने से पहले मुझे ये पूछना है सर कि एपिलेप्सी की जो मेडिसिन्स है उसका एम क्या होता है, टारगेट क्या होता है, कि क्या आउटकम एज अ पेशेंट हम एक्सपेक्ट करना चाहिए? तो एपिलेप्सी यानी मिर्गी की बीमारी। यस, इसमें ब्रेन के जो पेशी हैं, जो सेल्स हैं, न्यूरल सेल्स, वो एक्साइट हो जाते हैं। इसी कारण, उसके अनेक कारण हैं, और जब ये एक्साइट होते हैं तो उनके एक्साइटमेंट के कारण ब्रेन का जो फंक्शन है, जो कामकाज है, उसमें व्यत्यय आता है। तो कहीं बेहोश होना, या दांत टाइट करके बेहोश होना, हाथ पांव कानना, या टाइट होना, हाथ पांव झाड़ना, और शायद कई लोग नीचे गिर जाते हैं, मुंह में से झाग आता है, वगैरह वगैरह। सो ये सब ब्रेन से ये जो कामकाज हैं उसमें व्यत्यय या रुकावट आती है, या कोई कामकाज बढ़ जाता है ब्रेन का, उसके वजह से ये होता है, जिसको हम लोग फिट्स बोलते हैं, ओके, सीजर बोलते हैं इंग्लिश में, या फिर मिर्गी या झटका और खींच गुजराती में। ऐसे काफ़ी सारे हर जगह पे उसका ये है। यस, तो ये जो दवाइयाँ हैं जो इसके ऊपर काम करती हैं, उनका एक काम ऐसा है कि ये एक्सेसिव एक्साइटेशन जो ब्रेन का है उसको वो रोके। और ये जब रोकते हैं तो 2 किस्म के केमिकल्स ब्रेन में अपने तैयार होते हैं, नॉर्मल आदमी के, बच्चों के। तो एक जो उसमें का ग्रुप है न्यूरोकेमिकल्स, वो ब्रेन को उत्तेजित करने वाला होता है, ब्रेन के पेशियों को ज़्यादा एक्साइटेशन उसके वोल्टेजेस बढ़ाता है। और दूसरा जो ग्रुप है वो ब्रेन के वोल्टेजेस कम करता है। तो इन दोनों का बैलेंस सही रहना, एक थोड़ा बहुत वेरिएशन अलाउेबल है इसमें, पर उससे ज़्यादा, अलाउंस से ज़्यादा अगर एक्साइटेशन होता है तो ब्रेन सेल्स एक्साइट होते हैं, और एक जब ब्रेन का सेल एक्साइट होता है तो आजू बाजू के सेल को वो एक्साइट कर देता है। ओके। और जब कुछ क्रिटिकल मास यानी कुछ मिनिमम ब्रेन सेल्स एक्साइट होते हैं, उसके बाद ब्रेन फंक्शन में व्यत्यय आता है। तो इन दवाइयों का काम ये है कि
ये जो बैलेंस है, जिसको हम चाहें तो केमिकल लोचा बोलें, जिस केमिकल लोचा जो होता है उसके वजह से ब्रेन के जो वोल्टेजेस कम ज़्यादा होते हैं, और ब्रेन वोल्टेजेस के कारण ही अपने पूरे शरीर का नियंत्रण होता है। तो ये नियंत्रण में बाधा आने के कारण जो फिट्स आते हैं, उसका जो केमिकल लोचा है उसमें कुछ एक गवर्नर या उसके ऊपर कुछ एक ये दवाइयाँ डालती हैं, और इन दवाओं के कारण, जिस दबाव के कारण उसकी लेवल जो है केमिकल्स की, वो नॉर्मल मात्रा में रहनी चाहिए, वो रखते ओके, ये उसका उद्देश्य है। और इसमें अलग अलग किस्म की दवाइयाँ हैं। ब्रेन के सेल्स में अलग अलग प्रोटीन्स रहते हैं, अलग अलग पॉइंट्स रहते हैं, जिसको हम लोग रिसेप्टर बोलते हैं। तो हर एक केमिकल रिसेप्टर के ऊपर कामकाज करने वाला जो रिसर्च हुआ है, जिसके कारण ये एक तो ब्रेन उत्तेजित हो रहा है, या ब्रेन के ऊपर जो दबाव है वो दबाव कम हो रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स के ऊपर नई नई दवाइयाँ अभी नई निकली हैं। ऐसे पिछले ये 100 साल से रिसर्च चल रहा है। काफ़ी सारी दवाइयाँ कॉमनली पिछले 50-60 साल से इस्तेमाल में हैं, पर कई ऐसे 20% या 30% पेशेंट हैं जिनको मिर्गी है, जो ये तमाम दवाइयाँ लेने के बावजूद भी उनको फिट चालू रहते हैं। ओके, तो इसको ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी बोलते हैं। अच्छा, और यह ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी है, इसके ऊपर सारा रिसर्च आजकल चल रहा है कि कैसे इनके ऊपर इनका एक्साइटेशन रोका जाए, इनके फिट्स कम हो। तो ये उसका उद्देश्य है। अच्छा सर, अभी आज की तारीख में हमको 3 से 5 साल 6 साल ऐसी दवाइयाँ लेनी पड़ती है। उसके बाद अगर 2 साल तक एक भी सीजर नहीं आया तो दवाइयाँ धीरे धीरे डॉक्टर्स कम करते हैं, ऐसा मैंने सही चीज़ है। हाँ, सही। सुना था। ये टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है, 5 साल 6 साल, शायद कभी 8 साल भी हो सकता है, और उसके बाद 2 साल वेट करना है। ये टाइम ड्यूरेशन कम होने के लिए कुछ न्यूरो ट्रीटमेंट्स आ रही है सर? टाइम ड्यूरेशन तो मतलब रखता है पेशेंट के हिसाब से, पर जब हम लोग साइंस के हिसाब से सोचते हैं, तो हमको वो देखना पड़ता है कि इस कोई एक पेशेंट को ये मिर्गी क्यों शुरू हुई है, उसके कारण जो है वो ढूंढने पड़ते हैं। और कोई एक किस किस्म की फिट्स की बीमारी या मिर्गी की बीमारी नहीं है, कम से कम 25-30 किस्म की बीमारियां हैं, क्योंकि उसका कारण अलग है। फिट्स तो सभी को आते हैं, पर फिट्स के अलग अलग टाइप भी हैं उसमें। तो हर एक पेशेंट का फिट दूसरे पेशेंट जैसा नहीं रहता है। तो कोई स्थानिक मिर्गी जिसको बोलते हैं, कि ब्रेन के एक छोटे से पार्ट में से जो हो रहा है, एक भाग में से जो एक्साइटेशन हो रहा है, तो उसमें क्या होता है कि किसी एक जगह ब्रेन का फंक्शन है जहाँ से वो हो रहा है, वो फंक्शन में बाधा आती है। ओके, जैसे कि कभी कभी ये लोग, और ज़्यादातर जो एक स्थानिक मिर्गी जिसको बोलते हैं, तो वो पेशेंट होश में रहता है, उसको समझता है, जिसको हम लोग ऑरा या वार्निंग बोलते हैं। तो ये ऑरा और वार्निंग मिलना कई पेशेंट में है। सो ऑलमोस्ट 30-35% पेशेंट में ये वार्निंग आता है। जैसे कि अगर ब्रेन के एक साइड में एक्साइटेशन हो, जो सेंसरी एरिया है, जहाँ से अपने संवेदना वेदना अपने को समझ में आती है, स्पर्श समझ में आता है, वहाँ पे अगर बाधा है फिट्स के कारण, तो ये व्यक्ति आपको बता पाएगी कि मेरे उंगलियों में जैसे कि भारी हो रहे हैं, चींटियाँ आ रही हैं, या कुछ इसमें पेन आ रहा है, ये बोल पाता है, ये वार्निंग साइन है। और कभी कभी ये फिट्स की शुरुआत में, जो फिर शुरुआत होती है, तो उसमें वो बता पाता है कि ये हो रहा है, तो इसको सेंसरी फिट्स बोलते हैं। उसी किस्म से मोटर फिट्स हैं, जहाँ पे हाथ को छिल रहा है, वो बोल पाता है। और इसका वार्निंग कभी कभी ये होने के पहले मिलता है, जैसे कि कोई सेंसेशन ब्रेन में हो, या कोई थोड़ी सी चक्कर हो, या कुछ, उसके बाद ये शुरू होता है। तो ये हमको बताते कि स्थानिक मिर्गी। दूसरा जो मेजर इसमें ग्रुप है मिर्गी के बीमारियों में, या मिर्गी के टाइप में, वो पूरे ही मगज में से एक ही साथ में जब एक्साइटेशन होती है, तो पहली बात उसमें ऐसी होती है कि वो होश खो बैठता है। ओके, चाहे वो थोड़ी देर के लिए होश खो बैठे। जैसे क्लास में बच्चा बैठा है और बात कर, जैसे मैं शांत हो गया, मैं बात करते कि मेरा जो वाक्य है वो टूट गया, मैं क्षण भर शून्य में देखता रहा और फ्रीज हो गया। ये छोटी सी होश में बाधा आ सकती है, या कभी कभी पूरा बेहोश होना, अच्छा, ये भी हो सकता है। तो 2 किस्म की मिर्गियां हैं। एक तो स्थानिक है, जो एक फोकस से निर्माण होती है, शुरुआत होती है उसकी, और एक शुरुआत में ही पूरे ब्रेन से होती है। और इसी में तीसरा किस्म जो है, जो शुरुआत होती है एक
स्थानिक जगह से और धीरे धीरे फैलती है। ओके। जब वो धीरे धीरे फैलती है तो शायद हाथ में कुछ सेंसेशन आया, उसके बाद इधर आया आम में, फिर ऊपर आया, फिर चेहरे पे आया, और फिर शायद अगर पूरे ब्रेन में अगर फैल गया हो तो वो बाद में फिर पूरा होश खो बैठते हैं। तो ये 2-3 किस्म है इसमें। ओके। तो अभी मैंने जो बताया कि काफ़ी सारी किस्म के मेरी एपिलेप्सी के टाइप्स हैं, फिट्स के टाइप्स हैं, हाँ, और इनके कारण भी अलग अलग हैं। लगे, हाँ। तो इसके कारण ऐसे हैं कि जब बच्चा पैदा होता है, उसका ब्रेन का जब ब्रेन डेवलप होता है बच्चे का माँ के पेट में, तो कभी कभी ब्रेन एबनॉर्मलिटी उसमें निसर्ग के कारण होती है। उसमें कई जेनेटिक कारण है, कभी मदर को इन्फेक्शन हो गए करके ब्रेन में कुछ डैमेज हुआ करके वो ब्रेन ठीक से नहीं हुआ है, तो जिसको कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, पैदा होते ही ब्रेन में एबनॉर्मलिटी जिसको बोलते हैं, वो एक कारण हो सकता है। ये बहुत कॉमन नहीं है पर होता है कई लोगों के। बच्चा पैदा होने के समय अगर जचकी ठीक से नहीं हुई, बेबी तुरंत रोना चाहिए, वो अगर नहीं रोए, उसको ऑक्सीजन अगर कम पड़ा है तो ब्रेन में ऑक्सीजन कम होने के कारण डैमेज हो सकता है। कभी कभी ये सब ठीक है, डिलीवरी अच्छी हो गई, और डिलीवरी के बाद बेबी ने ठीक से दूध नहीं पिया या उसको कुछ दिया नहीं गया, जैसे अगर दूध शुरू नहीं होता है माँ का तो फिर ऊपर का दूध देते हैं, शक्कर पानी देते हैं, तो वो नहीं दिया गया बाय चांस, तो शुगर कम हो सकते हैं। शुगर कम होने का कारण काफ़ी कॉमन है अपने कंट्री में, इंडिया में, और उसके कारण ब्रेन में डैमेज होता है। ओके। और उसी समय बेबी को फिट्स आ सकते हैं और उसके आगे चल के उसको फिट्स की बीमारी चालू हो सकती है। ये एक और कारण हुआ। छोटे बच्चों में इन्फेक्शंस होते हैं जैसे वायरल फीवर्स, बैक्टीरियल फीवर्स या टीबी की बीमारी वगैरह, तो ये जब मगज में जाती है, जैसे वायरल एंसेफेलाइटिस है या टीबी है ब्रेन का, उसके कारण भी ब्रेन में डैमेज हो सकता है। काफ़ी किस्म की इन्फेक्शंस हैं, कुछ कोविड में भी हमने देखे हैं पेशेंट में, कुछ कम है पर देखे हर किस्म के इन्फेक्शन। कभी कभी ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन में ज़बरदस्त कोई घाव लगना, जैसे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, इसके कारण भी हो सकता है। तो काफ़ी सारी इसके अंडरलाइंग इटियोलॉजीज हैं। तो इसके कारण आपने जो प्रश्न पूछा है कि 2 साल या 5 साल जो ट्रीटमेंट है वो वेरी करता है हर पेशेंट में, किस किस्म की फिट है, उसका कारण क्या है, उस हिसाब से उसका ड्यूरेशन रहता है। कोई छोटे बच्चों के फिट्स ऐसे हैं जो 6 महीने 1 साल के ट्रीटमेंट के बाद हम लोग उसको बंद कर देते हैं, क्योंकि उनके फिट्स बंद हो जाते हैं, रिस्पॉन्ड भी अच्छा करते हैं दवाइयों को, तो जल्दी भी बंद हो सकता है। अगर ब्रेन में कुछ डैमेज है जो कि हमको MRI स्कैन या CT स्कैन के द्वारा देखने को मिलता है, और वो डैमेज अगर वो तो परमानेंट है, वो परमानेंट डैमेज के कारण अगर तकलीफ हो रही है तो फिर है कि उसको ज़्यादा दिन ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। कभी कभी लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट भी कई लोगों को लगता है। इसके लिए दूसरे नए ट्रीटमेंट्स हैं, उसके बारे में हमको सोचना है। एग्जैक्टली सर, इसमें मैंने एक ट्रीटमेंट के बारे में सुना था, जिसको ना भांग बोलते हैं, कैनबिस। उसका शायद ऑयल इसके ट्रीटमेंट में यूज होता है, ऐसा सुना था। हाँ जी सर, ये क्या ये न्यूरो ट्रीटमेंट है और क्या ये सच में इफेक्टिव है या एक जस्ट मिथ सुना है मैंने? नहीं, ये सही बात है। ये जो हशीश गांजा बोलते हैं, कैनबिस, हाँ, कैनबिस, हाँ। ये एक प्लांट बेस्ड एक्सट्रैक्ट है, और उसमें से लोग उसको इस्तेमाल करते हैं काफ़ी सालों से, काफ़ी ज़माने से उसको उसका इस्तेमाल होता है, भांग में डालते हैं वगैरह वगैरह। ये इसके लिए यूज़ होता है कि उससे नशा हो, और काफ़ी सारे उसमें केमिकल्स हैं, 100 किस्म के केमिकल्स हैं उस प्लांट में। हाँ, अच्छा। तो उसके अलग अलग केमिकल आपको वो नशा देते हैं। तो उसमें का एक जो कैनेबिडियोल नाम का जो केमिकल है, वो अगर प्योर फॉर्म में निकाला जाए अलग से, अच्छा। तो उससे नशा नहीं होता, ओके। वो नशा नहीं देता है, हाँ, हाँ। पर वो बहुत अच्छा एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशन है, अच्छा। एंटी पेन मेडिकेशन है, तो काफ़ी उसके यूजेस है, मेडिकल यूजेस। तो आपने सही सुना है, ये आजकल अभी उपलब्ध है यहाँ पे इंडिया में, और सारी दुनिया में भी उपलब्ध होना है, और कई जो रेजिस्टेंट एपिलेप्सी वाले होते हैं उनमें इसका फ़ायदा हो सकता है। अच्छा। और वो आम इस्तेमाल करना सही नहीं है, उसमें जो तज्ञ लोग हैं, जो डॉक्टर जानते हैं इसके बारे में, कैसे यूज़ करना, कितना डोज देना, डोज कैसे बढ़ाना, ये अगर देते हैं तो उसको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, उल्टा अच्छा फ़ायदा देता है। ओके। सर, हमने ट्रीटमेंट्स दवाइयों के बारे में डिस्कस किया, ये कैनबिस के एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के बारे में हमने डिस्कस किया। इसके अलावा ऐसी कौन सी न्यूरो ट्रीटमेंट्स है जो शायद आज अवेलेबल है या रिसेंट डेज में आई है, जो बेसिकली बहुत हेल्पफुल है एपिलेप्सी ट्रीटमेंट में? जैसे मैं और अगर बताना चाहूँ तो आई गेस
सर्जरी के बारे में मैंने सुना है कि एपिलेप्सी सर्जरी होती है, ये पहली बार सुना मैंने, कह रहे सर्जरी भी करते हैं एपिलेप्सी की। तो ऐसे कुछ अगर होंगे तो आप बता सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो इसमें ऐसा है कि एक तो ये सारी दवाइयाँ हमने बोली, उसमें नई नई दवाइयाँ और भी आ रही हैं। अच्छा। पर क्या होता है, जब पेशेंट को एक दवाई चालू कर, जैसे आपने होता है कि 2 साल देना है, तो कम से कम 2-4 महीना दे के वो दवाई अगर इफेक्टिव नहीं है, फिर भी फिट्स आ रहे तो दूसरी दवाई दो। ऐसे 15-20 किस्म की दवाइयाँ हैं, और 15-20 किस्म की दवाई, हर दवाई 6-6 महीने देंगे तो काफ़ी साल निकल जाते हैं। तो ये सही बात नहीं है, क्योंकि पेशेंट इज सफरिंग, पेशेंट को फिट्स आ रहे हैं और आप दवाई देते जा रहे हो, बदलते जा रहे हो। तो ऐसा है अभी ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी जो 30% में होता है, जैसे मैंने कहा, उसमें से कुछ 10% ऐसे हैं जिनको ब्रेन में कोई एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, कि ब्रेन के किसी एक जगह से फिट्स आ रहे हैं। ओके। तो उसके लिए नई नई अभी जैसे साइंस बढ़ा है, उस साइंस में जो एडवांसेस हुए हैं उसमें अलग अलग किस्म के स्कैन्स है, जैसे MRI स्कैन है, पेट स्कैन है वगैरह ब्रेन का। तो वो करके हम लोग तय करते हैं कि ये फिट कहाँ से आ रहा है, ब्रेन में कहीं कुछ एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ से आ रहा है। दूसरा, हम लोग एक वीडियो EG नाम का करते हैं। EG यानी जो ब्रेन वेव्स चेक करने वाला मशीन है, उसमें हम लोग वीडियो लगाते हैं। ओके। तो 24 घंटा, 48 घंटा या 3-4 दिन तक हम लोग लगातार पेशेंट का कंटिन्यूअस EG मॉनिटरिंग विथ वीडियो करते हैं उसमें। ओके। और उसको फिट्स आने के लिए उसके कुछ दवाइयाँ कम करते हैं उस समय। तो जो उसके नेचुरल फिट्स, जो उसको फिट्स आ रही हैं, जिससे वो पीड़ित है, वो फिट्स हमारे कैमरा में आ जाते हैं। उसको हम लोग एनालाइज कर पाते हैं कि इसकी जड़ कहाँ पे है, ये कहाँ से शुरुआत हो रही है, कैसे स्प्रेड हो रही है। तो उसका नेटवर्क हम लोग दिखा पाते हैं उसके। एक बार वो नेटवर्क मिल गया तो हमको पता चलता है कि ये उसका सोर्स है। जैसे कोई नदी का सोर्स होता है, एक जगह से नदी शुरुआत होती है, फिर जाके समुद्र में मिलती है। बराबर। तो उसका अगर सोर्स मिल गया और वो सोर्स हम लोग खत्म कर पाए, तो आगे का सारा कॉम्प्लिकेशन बंद हो जाता है। ओ ग्रेट। तो ये अभी इसमें एडवांस है, ये काफ़ी सालों से चल रहा है। अच्छा। फ्रांस और अमेरिका में, इंग्लैंड में वगैरह काफ़ी सालों से चल रहे हैं। इंडिया में भी अभी 25-30 साल से ये सर्जरी अच्छी तरह से डेवलप हुई। काफ़ी कुछ सेंटर हर जगह पे हैं, बड़े बड़े शहरों में। और इससे क्या होता है कि हम लोग ये बहुत अर्ली आजकल पेशेंट देखते हैं कि ये 1-6 महीने, साल भर में अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है दवाइयों को, तो हम उसका टेस्टिंग, ये प्री सर्जिकल इवैल्यूएशन करते हैं उनका। उसमें ये पता चलता है कि कोई फोकस है या नहीं। अगर कोई फोकस मिलता है तो उसके ऊपर कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट, ब्रेन फंक्शन के टेस्ट, जो क्वेश्चन आंसर वाले टेस्ट रहते हैं, वो करते हैं। उससे ही ये तय करते हैं कि ब्रेन फंक्शंस कहाँ पे हैं, इंपॉर्टेंट ब्रेन के जो सेंटर्स है, जहाँ से काम काज ये सब चलता है, तो वो ब्रेन के सेंटर्स कहाँ पे हैं, और ये जो स्पॉट मिला है वो ब्रेन के सेंटर के पास में है या दूर है। ओके। अगर वो दूर है, हाँ, तो आराम से उसकी सर्जरी हो सकती है। तो वो निकाल देते हैं, वो निकाल करके? देते हैं, ओपन सर्जरी से निकालते हैं। अच्छा। और वो 6-7 घंटे की, 4-5 घंटे की सर्जरी रहती है, जैसे कि आम ब्रेन सर्जरी कोई ट्यूमर के लिए करे वगैरह, उसी किस्म के रहते हैं। पर इसमें स्पेशलाइज सर्जन रहते हैं, एपिलेप्सी सर्जन बोलते हैं उसको। ओके। तो ये सेंटर्स हैं इंडिया में, वहाँ पे हम लोग ये करते हैं। और ये निकालने के बाद काफ़ी हद तक इनके पेशेंट्स के फिट्स कम या बंद हो जाते हैं। तो ये क्यूरेटिव भी है। ओ तो लंबी चौड़ी दवाई जो है वो नहीं लेनी पड़ती है, और ये क्यूरेटिव है। आगे चल के 2-3 किस्म की जो दवाइयाँ पेशेंट को चल रही होंगी, क्योंकि वो रेजिस्टेंट है, एक दवाई तो नहीं, उसका दूसरी, तीसरी, चौथी दवाई चलती है। ये सब फेल हो रहे हैं, तो एक एक करके दवाइयाँ कम करते हैं। शायद एक दवाई या 2 दवाई रखते हैं, कुछ साल बाद ये भी बंद हो सकती है। तो ये एडवांस है। अब जैसे आपने कहा कि सर्जरी एक है, तो अब अगर ये स्पॉट मिलता है और ये स्पॉट कोई इंपॉर्टेंट एरिया के पास में है, तो बड़ी सर्जरी करके उसको निकालने में उस सेंटर को धक्का बैठ सकता है, या कुछ उसमें डैमेज हो सकता है, और कुछ फंक्शन जैसे कि स्पीच है, मेमोरी है, हैंड मूवमेंट्स है, लेग मूवमेंट्स है, वो उसमें बाधा आ सकती है। तो वहाँ पे सर्जरी, एडवांस्ड एपिलेप्सी सर्जरी सेंटर्स में, जो भी एक 5-7-10 सेंटर हैं इंडिया में जो एडवांस सर्जरी करते हैं, टर्शियरी लेवल, उसमें ये सर्जरी हम लोग करते हैं। और इम्पॉर्टेंट एरिया जो है, उसके पास वाले एरिया को भी हम लोग निकाल पाए। अरे बाप रे, क्या बात है। हाँ, ओके। ग्रेट और ग्रेट। इसके लिए कुछ नए अभी टेक्निक्स आए हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रैक्टोग्राफी। हम्म। जो ब्रेन से सारे जो ट्रैक्स नीचे तक जाते हैं, नर्व ट्रैक्स, वो कहाँ पे, वो हमको कलर मैपिंग कर उसका कलर मैपिंग मिलता है। ओ ग्रेट। और कलर मैपिंग में उसके बाजू में जो प्रॉब्लम वाला एरिया है, वो कितनी दूर है, हाँ, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, अभी मतलब इसको हम सर्जिकल स्ट्राइक बोलेंगे, इसका प्रिसाइज। ऐसे बोल सकते हैं। हाँ पर ये बहुत ही प्रिसाइज। हाँ, बहुत precise। जैसे हमने हाँ। 15 दिन पहले एक 11 साल के बच्चे का सर्जरी किया, हम्म। उसको एक ब्लड वेसल का एक एबनॉर्मल गांठ जैसी थी, उस
एंड उसके जो हमने मोटर ट्रैक देखे, मेन जो हाथ पैर चलाने वाले हैं, उससे ये कुछ मिलीमीटर दूर था, 5 मिलीमीटर। तो अंदर जाके माइक्रो सर्जरी करके उस ट्रैक को हम लोग देख सकते हैं, न्यूरो नेविगेशन जिसको बोलते हैं। जैसे हवाई जहाज में नेविगेटर रहता है, स्क्रीन पे दिखता है, तो हमको ये ट्रैक्स दिखते हैं, उसके बाजू में वो कितनी दूर है वो दिखता है। उसके वहाँ पे जाके बहुत नाजुक किस्म से उसको सर्जरी करके वो पूरा हमने निकाल दिया, उसको एक भी उसके बाद फिट नहीं है, ना कोई उसको ट्रैक में डैमेज है, हाथ पाँव चल रहा है। परसों के दिन क्लिनिक में चल के मेरे पास आया, पूरा बातचीत कर रहा है, मेमोरी पूरी अच्छी है, क्योंकि मेमोरी एरिया दूर थे, ये था मोटर ट्रैक के पास में जहाँ से मूवमेंट होती। तो ऐसी एडवांस सर्जरी आजकल भारत में है, 6-7 सेंटर हैं जहाँ पे होती है। सर एक और बात, सर्जरी ही करके निकालना है ऐसा नहीं है, अभी उसमें नए कुछ टेक्निक्स आए हैं, जैसे लेज़र। तो लेज़र से भी आजकल ये लेज़र यूएस में और कुछ यूरोपियन सेंटर में यूज़ कर रहे हैं, लेज़र से वो पॉइंट आप उसको ख़त्म कर सकते। ओह ग्रेट। तो वो सही रहेगा जो आजकल अभी, अब जैसे आपने सर्जिकल स्ट्राइक बोला, तो जैसे कि कहीं से दूर से भेज के आपने वो उसको वहाँ पे ख़त्म कर दिया बराबर, विदाउट ओपनिंग, ऐसा भी अभी है। तो ये सारे एडवांस ट्रीटमेंट्स हैं। सर सर्जरी के बारे में तो आपने बहुत डिटेल में और बहुत अच्छी जानकारी दी, मतलब पेरेंट्स के लिए एक ऑप्शन हो सकता है कि हाँ हम आइडेंटिफाई करें कि हमारा बच्चा सर्जरी के लिए आइडियल कैंडिडेट है या नहीं, यहाँ तक तो वो सोच सकते हैं। एट लास्ट और कौन से मॉडर्न ट्रीटमेंट्स ऑप्शंस है जो शायद अभी जैसे आपने लेज़र बताया इंडिया में शायद पता नहीं है, ऐसे है कुछ, या फिर कुछ खोज उनकी चल रही है कि हाँ ये आ जाएगा तो पूरा चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ है सर? एकदम से तो चेंज नहीं होगा, ये धीरे धीरे जैसे एडवांसेस साइंस में हो रहे हैं वैसे एक एक एरिया हम लोग कवर कर रहे हैं, और उसमें हम लोग थोड़ी राहत तो पेशेंट को दे पा रहे हैं, अच्छी राहत दे पा रहे हैं कई जगहों पे उनके बीमारी से, उनकी पीड़ा से। अभी इसमें प्रॉब्लम ऐसा है कि इसका अवेयरनेस होना, जो अभी आप पॉडकास्ट कर रहे हैं उसमें से अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी लोग मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, जो मेडिकेशन लेने के लिए भी नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि इसके पीछे काफ़ी सारे कारण हैं। शायद किसी पॉडकास्ट में आपसे कोई बात करे या मैं बाद में करूं, पर इसमें बहुत सारा स्टिग्मा है। ये लोग सोचते हैं कि ये कोई भूत पिशाच जादू टोना के वजह से फिट्स होते हैं, और इग्नोरेंस है, ये सारा जो है इसके वजह से लोग नहीं आते। तो इसको ट्रीटमेंट गैप बोलते हैं। तो ये ट्रीटमेंट गैप सारी दुनिया में ना कि भारत में 70, 80, 90% तक है, डिपेंडिंग ऑन वेदर यू आर डेवलपिंग कंट्री। इवन इन डेवलप कंट्रीज वहाँ पे भी ट्रीटमेंट गैप है, फॉर डिफरेंट रीजंस द पीपल डोंट कम। तो ये ट्रीटमेंट गैप तो ये रही मेडिकेशन के लिए। सर्जरी के लिए ट्रीटमेंट गैप, जो लोग सर्जरी से ठीक हो सकते हैं उसमें तो बहुत बड़ी ट्रीटमेंट गैप है। इसके लिए बहुत जल्दी ये कौन सा फिट है, रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं, कौन से पेशेंट को झट से सर्जरी के लिए आपने इवेल्युएट करना है, वीडियोलॉजी करना है, स्कैन करना है, ये थोड़ा सा अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिलेगा। ये अभी मैंने कहा कि मेडिकल ट्रीटमेंट है, उसके बाद ये सर्जिकल ट्रीटमेंट है, सर्जिकल में लेज़र है, पर कई ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको एक फोकस नहीं रहता है, ब्रेन के 2-3 जगह या दोनों साइड के ब्रेन में अगर दो फोकस, 1-2 फोकस हैं, तो उनके ऊपर तो हर फोकस पे सर्जरी नहीं हो सकती, उसमें बहुत ज़्यादा बाधा हो जाएगी, ब्रेन फंक्शन में डिसरप्शन आ जाएगा। तो ऐसे पेशेंट को क्या किया जाए, इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च चल रहा है। अच्छा, तो एक नर्व है जिसको वेगस नर्व बोलते हैं, ओके, हाँ, जो ब्रेन से नीचे तक आती है, और अपने जो पूरे अवयव हैं पेट के अंदर, लिवर है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, वो सारों को और हार्ट को कंट्रोल करने वाली नर्व है वेगस नर्व। तो वेगस नर्व ये नेगेटिव इनपुट ब्रेन को देती है, यानी जो ब्रेन में एक्साइटेशन है उसको वो रोकती है, जैसे कि दवाई जैसे रोके, मैंने कहा उसी किस्म से वो ब्रेन को, उसको अगर स्टिमुलेशन ठीक आता है तो वो उससे रुक जाता है। ओके, तो इसको वेगस नर्व स्टिमुलेशन नाम की एक टेक्नोलॉजी है जो काफ़ी सालों पहले 90s में डेवलप हुई, अवेलेबल है इंडिया में। तकरीबन 6-7 लाख रुपया उसका खर्चा है, थोड़ा क्योंकि उसका डिवाइस है वगैरह वगैरह, उसका खर्चा जो है, और वो यहाँ पे वो डिवाइस बिठाते हैं जैसे पेसमेकर हार्ट में बैठाता है वैसे, और वो वेगस नर्व के ऊपर उसको स्टिमुलेट करता है। ओके, वो जब स्टिमुलेट करेगा तो ब्रेन का एक्साइटेशन कम हो जाएगा। इससे कुछ पेशेंट, तो सर रियल टाइम में होता है ये रियल टाइम में होता है, कंटिन्यूस वेयर करना पड़ता है, अंदर बिठाया रहता है स्किन के नीचे, उसको ऑपरेशन करके छोटा सा डिवाइस, छोटा डिवाइस रहता है, वो बिठाते हैं।
और ये कंटिन्यूस काम करता है ब्रेन को नेगेटिव इनपुट देने के लिए। ओके। इससे बाकी चीज़ें, बाकी फंक्शन में कोई तकलीफ नहीं आती है ब्रेन के, पर तकरीबन एक 50% ऑफ पेशेंट जो हैं जिनमें ये बिठा है, उसमें से 30% पेशेंट के 50% रिडक्शन हो जाते हैं। 50% हाँ, तो 100 को अगर बिठाएंगे तो उसमें से 30 पेशेंट में उनके सीजर जो थे, दिन में अगर महीने में अगर 10 सीजर आते हैं तो उनके महीने में 3 या 4 सीजर हैं, तो कुछ हद तक राहत मिलती है। इसको पैलिएटिव ट्रीटमेंट बोलते हैं, क्यूरेटिव नहीं है ये, जैसे सर्जरी है। ये आपको सिर्फ थोड़ी बहुत राहत देता है, और थोड़े परसेंटेज है जिनमें कभी कभी ये पूरे फिट्स भी बंद हो सकते हैं, और वो परसेंटेज 5% है या 7% है। ये एक रही ट्रीटमेंट नई वाली, इसको वेगस नर्व स्टिमुलेशन बोलते हैं। इससे भी एडवांस अभी ऐसा एक आया है जो ब्रेन के अंदर अगर कोई फोकस है जो ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, पर उसको वहीं पे रोकना है। ये तो यहाँ से हमने इनडायरेक्टली रोका, यहाँ पे वेगस नर्व स्टिमुलेशन करके, पर अब ब्रेन के अंदर जो फोकस है उसी के ऊपर एक छोटा सा इलेक्ट्रोड का स्ट्रिप वहाँ पे ऑपरेशन करके अंदर डालना पड़ता है। अच्छा। और उसका जो फीडबैक है वो मशीन लेती है, ये वाईफाई के थ्रू चलता है, इंटरनेट के थ्रू, और उसका जो फीडबैक है जब वो एरिया स्पार्किंग करने लगे, वहाँ पे स्टिमुलेट होने लगे और सीजर आने वाला है उसके बाद, तो ये बहुत जल्दी पकड़ लेता है। ओके। और उसको एक दूसरा एक इलेक्ट्रोड रहता है, वो वहाँ पे ब्रेन को स्टिमुलेट करता है ऑटोमेटिकली। हाँ। तो ये ऑटोमेटिक, जिसको सर्वो कंट्रोल बोलते हैं, ये यहाँ से इनपुट आया तो वहाँ से उसको इमीडिएटली फीडबैक मिलेगा। ग्रेट। ऐसे करके उसको दबाया जाता है, उसके उत्तेजना को। तो इसके कारण काफी लोगों के सीजर नियंत्रण में। ये भी एक इसको क्या बोलते हैं सर? इसको RNS बोलते हैं, रिस्पॉन्सिव नर्व स्टिमुलेशन। ओके, RNS। हाँ, तो नर्व ब्रेन स्टिमुलेट होगा तो उसको पकड़ के, उसको कैच करके, जिस समय वो स्टिमुलेट हो रहा है उसको एक रिस्पॉन्सिव नर्व का स्टिमुलस ब्रेन को दिया जाएगा, जिससे वो उसके ऊपर दबाव आ जाए। परफेक्ट। सो ये अभी अवेलेबल इंडिया में नहीं है, पर यूएस में और कई देशों में, ज़्यादातर यूएस में चलता है, और इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। तो ये न्यूरो मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी, वेगस नर्व स्टिमुलेशन और RNS। फिर एक ब्रेन में, डीप ब्रेन के अंदर थैलेमस में जो एंटीरियर न्यूक्लियस है, एक उसमें एक सेंटर है, तो उसको स्टिमुलेट भी हो सकता है। जैसे पार्किंसन में अंदर डाल के, पार्किंसन का जो ट्रेमर है और फीचर्स है वो जैसे कम होते हैं, उसी वजह से, उसी टाइप में ये 2 इलेक्ट्रोड ऑपरेशन करके अंदर डालते हैं उस सेंटर में। उसको जब स्टिमुलेट किया जाता है, कंटिन्यूअस स्टिमुलेशन, तो उसके कारण फिट्स कम होते हैं। तो ये तीनों जो हैं ये पैलिएटिव ट्रीटमेंट्स हैं, नॉट रियली फुल्ली क्यूरेटिव, बट इसमें से राहत काफ़ी अच्छी आती है। और ऐसा है कि काफ़ी दिनों तक अगर इसको इस्तेमाल करें, जब ये नया इंट्रोड्यूस करते हैं तीनों में से एक सिस्टम, तो शुरुआत में इतना कंट्रोल अच्छा नहीं रहता है, पर 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद उसका बढ़ते जाता है। तो अब तो 70% पेशेंट्स के सीजर्स इसमें कम हो सकते हैं। तो ये सारी नई ट्रीटमेंट्स हैं। ग्रेट। सर, आज के हमने पॉडकास्ट में डिस्कस किया दवाइयों के बारे में, नई दवाइयों के बारे में, सर्जरी के बारे में, और जो भी आपने जो स्टिमुलेशंस के बारे में बताया। और मैं होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोगों के सहायता से ये सारी टेक्नोलॉजी जो भी आपने बताई वो भारत में जल्द से जल्द अवेलेबल होगी, क्योंकि अभी हम डेवलप कंट्री हो रहे हैं, तो हमारे यहाँ के लोगों की भी क्षमता बढ़ रही है, और हमारे डॉक्टर्स तो बेस्ट है सर, इसलिए तो वो जल्दी आएगा ही। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग सच अ ग्रेट इन्फॉर्मेशन। एक और चीज़ बोलना चाहूँगा। ओके सर, मैं ये कि आपका कोई लास्ट मैसेज या फिर आप और कुछ बोलना है तो प्लीज सर। यस, तो एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा। हमारे प्राचीन भारत में, हाँ, जो मैंने अभी वेगस नर्व स्टिमुलेशन की बात की, हाँ, उस किस्म का योग जो है, योगा, योग। अच्छा। हाँ, तो योग में क्या होता है कि योग में हम लोग जब योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं या अलग अलग आसन करते हैं, तो उस सभी में 2 किस्म की नर्व्स है बॉडी में। एक तो वेगस नर्व जो ब्रेन को दबाव डालने वाली है, और ब्रेन से आने वाली नीचे जो नर्व है, जो हार्ट और फिर बाकी सारे ऑर्गन्स को जाती है वहाँ तक, तो वो उसको उत्तेजित करने वाली नर्व है। तो एक जगह ब्रेन को दबाव डालने वाली नर्व, एक जिसको हमने यूटिलाइज किया वेगस, हाँ, VNS में, और दूसरी ब्रेन को एक्साइट करने वाली नर्व। तो इन नर्व्स के ऊपर ये योग काम करता है। अच्छा, इसके ऊपर रिसर्च हुआ है, ये हमने पब्लिश भी किया है। अच्छा, और
ये कॉकरेन नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो मेथोडोलॉजी देखती है वेरियस साइंटिफिक स्टडीज़ की, उसमें से 2 ही स्टडीज़ हैं योग में। उनमें से हमारी एक स्टडी है जो कॉकरेन में से सिलेक्ट हुई है, और उनके ऊपर काफ़ी लोग आजकल रिसर्च कर रहे हैं इसके ऊपर। ग्रेट ग्रेट। और ये योग हम लोग आजकल इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यूएस में। अच्छा। सबसे बड़े एक न्यूरोलॉजी इंस्टीट्यूट में ये रिसर्च 3 साल से चल रहा है, 2.5 साल के ऊपर हो गए। ओके सर, आप इन्वॉल्व है इस? मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ, ओह, मुझे उन्होंने right. बुलाया वहाँ पे, तो 2-2.5 साल से हम लोग कर रहे हैं। और लाइफस्टाइल इन एपिलेप्सी, हाउ लाइफस्टाइल अफेक्ट्स एपिलेप्सी, इसके ऊपर ये रिसर्च है। उसमें योग का हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। ग्रेट। और हमने जो पेपर पब्लिश किए उसमें से फिट्स कम होते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा होता है, ओह, स्लीप इंप्रूव होता है, क्योंकि स्लीप का और एपिलेप्सी का रिलेशन है। अगर स्लीप अच्छी नहीं हो तो फिट्स बढ़ जाते हैं मिर्गी के पेशेंट के। तो ये एक और चीज़ है जिसको अल्टरनेटिव थेरेपी कहते हैं। और ऐसे इसके अलावा, योग के अलावा और कुछ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स भी हैं जो लाइफस्टाइल और अपने फिट्स के पेशेंट में कभी कभी मूड डिस्टर्बेंसेस या थोड़े साइकेट्रिक डिस्टर्बेंस होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं आम लोगों से, तो उसके ऊपर भी ये काम करता है। क्या बात है। तो ये दवाइयाँ तो लेनी हैं, दवाइयों के साथ में इसको ऐड ऑन लाइफस्टाइल मेजर्स भी अपने को अगर हम लोग इस्तेमाल कर सके, और ये तो पेशेंट को पहुंचाना बहुत इजी है। यस यस। योग के लिए कोई आपको कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं लगता, घर बैठे आप कर सकते हो। हर रोज़ अगर 2-20 मिनट करेंगे तो इससे काफ़ी हद तक कंट्रोल आ सकता है। क्या बात है। ग्रेट ग्रेट। वैसे ये न्यूरो ट्रीटमेंट है या नहीं पता नहीं, ये शायद एंशियंट इंडियन ट्रीटमेंट है, एंशिएंट इंडियन ट्रीटमेंट है, पर आजकल इसका लेकिन ये न्यूअर वे में शायद इसको इसका भी हम लोगों ने रिसर्च किया। अब यूएस इसके ऊपर रिसर्च कर रहा है, और आज नई शुरुआत यूएस में ऐसी है कि लाइफस्टाइल क्लिनिक शुरू हो रही, ओ बेस्ड ऑन दिस रिसर्च। उनका प्लान ऐसा है कि लाइफस्टाइल जिसमें योग रहेगा, क्या पीपल कैन चूज। ग्रेट ग्रेट। सर थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंसाइटफुल आपका ये पॉडकास्ट था सर, और बहुत मज़ा आया मुझे। थैंक यू वेरी मच। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स है वो भी हर चीज़ को शायद नोट डाउन भी कर ले, बहुत अच्छे से कंज्यूम करेंगे, और उनको भी प्रिसाइज अवेयरनेस होगा कि नहीं हमारी एपिलेप्सी की ट्रीटमेंट किस ओर जा रही है। यस, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। तो ट्रीटमेंट्स तो हैं, हम्म, पर लोगों ने आगे आना, ट्रीटमेंट के लिए आगे आना चाहिए, तो वो ट्रीटमेंट गैप कम होगा। ग्रेट ग्रेट। थैंक यू। थैंक यू।